हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विट्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट कवर करेंगे और हम इस वीडियो में सिर्फ 3 टॉपिक ही कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। लास्ट में मिल जाएंगे आपको केस स्टडीज और MCQ। ऑलराइट, शुरू करते हैं। करना वही है, अगर आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स हैं तो उन्हें कानों में लगा लीजिए ताकि आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा आए और बाहर की आवाज़ थोड़ी कम आए। साथ में अपनी पुस्तक को ओपन कर लीजिए अगर आपके पास गलती से हो तो, और साथ में अगर थोड़ा मन करे तो पेंसिल भी रख लो और बुक पे लिख भी लिया करो। कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूँ तो थोड़ा सा मेहनत तो देखो कर ही लो बेटा, क्लास 12th है। मैं तो देखो बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश होती है तो वो कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्टैब्लिश होती है, ठीक है। तो हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, जिसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो जल्दी से समझ लेते हैं। तो पहला वो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आपने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से आप सोसाइटी में हो। अब ये ऑब्जेक्टिव फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल क्या है जी? सर्वाइवल मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को बना के रखना। देखो, कोई भी बिजनेस जब सोसाइटी में स्टैब्लिश होता है ना, तो वो उसकी एग्जिस्टेंस को बनाता है पहले। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आप शूट शट शक प्रॉफिट कमा लोगे, पॉसिबल नहीं है। हर पहला दिन ही आपको प्रॉफिट नहीं देगा, आपको कुछ दिनों तक सर्वाइव करना पड़ेगा, कुछ दिन तक अपनी एग्जिस्टेंस बना के रखनी पड़ेगी। तो वंस यू हैव सर्वाइव्ड, फिर आप सोचते हो प्रॉफिट के बारे में। देखो, सर्वाइवल ना एक स्टेज है, मतलब एक ऐसी स्थिति है जहां आपको लगता है कि ओके, अब आप मार्केट के अंदर स्टैब्लिश हो चुके हो, लोग आपको पहचानते हैं, आपका प्रोडक्ट वो मांगते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस को प्रॉफिट आने लगता है। अब प्रॉफिट मतलब आप समझते हो कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है किसी बिजनेस के लिए, एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो अपनी कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, अपने रिस्क को बेयर नहीं कर पाओगे। तो पहला आपका कंसर्न होना चाहिए सर्वाइव करना सोसाइटी में, फिर आपका कंसर्न होना चाहिए एक रीजनेबल अमाउंट में प्रॉफिट जनरेट करना। अब प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट लेकर के चुपचाप घर में बैठे मत रहो, बिजनेस को एक्सपैंड भी करो, ग्रो भी करो। देखो, सिर्फ प्रॉफिट को बचा के रखोगे तो बहुत लंबे समय तक पैसा नहीं कमा पाओगे। अब आपको उस प्रॉफिट से बिजनेस को ग्रो भी करना चाहिए। अभी आपका एक ही प्रोडक्ट है तो और प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। आपके यहाँ कुछ कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो ज़्यादा एम्प्लॉय रखिए। एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री लगाइए। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ग्रो करना पड़ेगा। अभी एक कुएं से पानी निकालते रहोगे तो कब तक निकालोगे? आपको बहुत सारे नए नए कुएं भी खोदने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। अब अपने बारे में बहुत सोच लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कर ली। अब इसके बाद आता है सेकंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो आपको सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। देखो, हर बार बिजनेसमैन सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता। अपने लिए सोचोगे तो समाज आपको बॉयकॉट कर देगा। अब आपको सर्टेन कुछ चीज़ें हैं जो समाज के लिए भी सोचनी पड़ेंगी। अब आप कैसे सोचेंगे जी समाज के बारे में? अब आपको कुछ छोटे छोटे काम करने हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप प्रोड्यूस करते हैं, ऑफर करते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस कीजिए, उसको अच्छी क्वालिटेटिव बनाइए और रीजनेबल प्राइसेस में उसको ऑफर कीजिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कीजिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कीजिए, ओल्ड एज हाउस, पेंशन हाउस और ये ऐसे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको हेल्प कीजिए। अगर आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ही हेल्प कर रहे हैं तो वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कीजिए। ये सब वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें करनी पड़ती हैं ताकि हम सोसाइटी को भी कुछ दिखा पाएँ कि येस, हम वी आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी। तो सेकंड पॉइंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। देखो, आप एज अ बिजनेसमैन अकेले बिजनेस नहीं चला रहे हो, आपकी एक टीम है, आपके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को रन कर पा रहे हो। एक बिजनेस ना एंटरप्रेन्योर के डिसीजन के साथ तो होता ही है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज़ की वजह से भी चलता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अगर आप आपके अपने एम्प्लॉयज़ को आगे लेके नहीं चलोगे, एम्प्लॉयज़ को हैप्पी, सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड, एनकरेज्ड नहीं रखोगे, तो वो देखो ऐसा है कि आपके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं काम करेगा, वो कहीं ना कहीं और चला जाएगा, वो खुश नहीं रहेगा। तो आपको अपने एम्प्लॉय को भी खुश रखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉय लेकर के आया है। अब देखो, हर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको ग्रोथ मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको रिकॉग्निशन मिले, उनकी सैलरी में अप्रिसिएशन हो, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिले, सेफ वर्किंग कंडीशन मिले, उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाए। ये सब पॉइंट्स जो आते हैं ना, वो आते हैं बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, यानी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। दैट मीन्स हेयर यू हैव टू थिंक अबाउट योर एम्प्लॉयज़, ठीक है। चलो एक फटाक से एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपने एक ऐसे एरिया में बिजनेस स्टैब्लिश किया है जहाँ पर आपको सस्ते में लेबर मिल जाएगी, सस्ते में रॉ मटेरियल मिल जाएगा और इवन आपको सस्ते में स्टैब्लिशमेंट भी हो जाएगा, ज़मीनें सस्ती मिल जाएंगी। तो आपने एक ऐसे रिमोट एरिया में बिजनेस को स्टैब्लिश किया।
अब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी आएगी, थोड़ा पैसा खर्चा होगा, आपने सोलर एनर्जी का यूज़ किया, सोलर प्लांट लगाया और उससे आप अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे अपनी फैक्ट्री चला रहे हो। आसपास के लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, वो चीप भी है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अपने ही एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए आपने वहाँ पे एक स्कूल खोल लिया, ठीक। अब आप मुझे बताइए, आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल, आपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ फुलफिल किया? फटाफट बताना है आपको कमेंट्स में। आपने ऐसे एरिया में बिजनेस स्टैब्लिश किया है जहाँ पर सस्ते में आपको रिसोर्सेज मिल गई, सस्ते में ज़मीनें मिल गई, फिर आपने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है लोगों को, और अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल खोला है। अब आप आंसर मुझे कमेंट में बताइए, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपने परस्यू किए हैं। ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हर मैनेजमेंट का एक मेन कंसर्न होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली अचीव करना। मैनेजर इतने अच्छे प्लान्स बनाता है, उसको इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से गाइड करता है, इस तरीके से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है कि जो भी उसके गोल्स हैं ना वो अचीव हो जाते हैं एफिशिएंटली। यहाँ पर वो कोशिश करता है कि जो भी गोल्स अचीव हो रहे हैं उसमें वेस्टेज कम हो, रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाए और खर्चा कम हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी यह मैनेजर कोशिश कर रहा है कि खर्चा कम से कम हो। सेकंड पॉइंट इज हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स एज वेल एज वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो अपने अलग अलग पाथ पर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। हर ग्रुप का अपना एक अलग डायरेक्शन होता है, उसका अलग ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जब एक ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, उनके अपने पाथ अचीव होते हैं, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन अपने मेन गोल को अचीव कर पाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, मतलब टीम वर्क पर तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, टीम वर्क को प्रमोट करती है। टीम वर्क से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन आता है और डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो हर दूसरे ग्रुप को कंट्रीब्यूट कर सके, उसको हेल्प कर सके गोल्स को अचीव करने में। देखो, एग्जाम्पल मैं अक्सर लेता हूँ, जैसे अगर जस्ट इन केस एक कंपनी ने ऑब्जेक्टिव रखा 1 लाख यूनिट्स बेचने का, जैसे सपोज करो एक माउस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक साल में 1 लाख माउस बेचने का ऑब्जेक्टिव रखा, ठीक है। तो सेल्स डिपार्टमेंट ने पूरी मेहनत करी, जैसे तैसे करके 1 लाख माउस एक साल में बेच दिए। तो मुझे बताओ, क्या ये जो ऑब्जेक्टिव हुआ ये सेल्स के इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन से ही हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लाख माउस तभी बिक पाए होंगे जब 1 लाख माउस प्रोड्यूस हो पाए होंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने साथ साथ उसको प्रोड्यूस करके दिया होगा ना टाइम पर। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एफर्ट से सिर्फ काम हुआ, ऐसा भी नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल टाइम पे लाया गया होगा, मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल टाइम पे लाए गए होंगे, तभी तो प्रोड्यूस हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है। तो परचेज डिपार्टमेंट ने टाइम पर रॉ मटेरियल ला के दिया होगा। साथ साथ अब सिर्फ रॉ मटेरियल से काम हो जाएगा अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स ने टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को भी अरेंज करके दिया होगा। तो बहुत सारे ग्रुप ना बहुत सारे ग्रुप्स ना अलग अलग एफर्ट्स करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, लेकिन उनका कंसर्न होता है एक मेन ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट करना। बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट इज क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बना के रखना कि वो डायनामिक हो जाए। डायनामिक का मतलब जहाँ जैसे चेंज की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को उसी चेंज के हिसाब से चेंज कर ले। हम जैसे जानते हैं कि चेंजेस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। कभी कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी, कभी कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस, उसकी चॉइसेस चेंज हो जाएंगी। तो देखो, ये जो चेंजेस है ना, ये फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं। तो एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, इन सारे चेंजेस को एंटिसिपेट करता है, इन सारे चेंजेस को समझता है और फिर साथ साथ उन चेंजेस को अपने बिजनेस में भी लेकर के आता है। क्योंकि देखो, अगर आप कॉम्पिटिशन के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से नहीं बदल पाए, तो देखो सोसाइटी में लेटर और सूनर आपके कंपनी पीछे रह जाएगी, आप ना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सर्वाइवल के लिए ना आपको अपने बिजनेस के प्रैक्टिसेस में लगातार चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो ये चेंजेस किसकी हेल्प से होती है? मैनेजमेंट की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चॉइस चेंज हो रही है, तो ये चेंजेस अगर आप अपने बिजनेस में नहीं लेके आ पाए तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, ठीक। फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी देखो, हमने पहले भी अभी यहीं पर इसी वीडियो में भी पढ़ा है कि बिजनेस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब हम सोसाइटी को ओवरलुक नहीं कर सकते, सोसाइटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
तो एक मैनेजमेंट का मेन कंसर्न ये होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी को ऑफर कर रही है वो क्वालिटेटिव हो, रीजनेबल प्राइसेस पर हो, हम साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकें, हम सोसाइटी को भी ध्यान दें। मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस पर ही ध्यान देना है, हमें सोसाइटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर हम सोसाइटी पर ध्यान नहीं दे पाए तो डेफिनेटली सोसाइटी का भी हमारे पर ध्यान नहीं पड़ेगा। सोसाइटी का ध्यान भी हम पे तभी पड़ेगा जब हम उन पर ध्यान दे पाएंगे। समझ रहे ना। लास्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी डिस्कस कर रहे थे हम कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को ओवरलुक किया, एम्प्लॉयज़ पर ध्यान नहीं दिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था ताकि उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो सके, लेकिन आपने उसको कोई चांस ही नहीं दिया पर्सनैलिटी ग्रूम करने का। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने ज्वाइन किया था ताकि उसकी लीडरशिप क्वालिटी और इन्हांस हो सके, लेकिन आपने लाइक उसकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को असेस ही नहीं किया। तो अगर एक एम्प्लॉयज़ के पर्सनल स्किल्स भी इंप्रूव नहीं हो पा रहे, देखो बहुत बेसिक सी बात है, हर एम्प्लॉय की डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, उसके डिफरेंट चॉइसेस हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी ना किसी अलग अलग वजह से आपके पास आए हैं, तो आपको उनको भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो भी एनकरेज रहें, मोटिवेटेड रहें, सेटिस्फाइड रहें। अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो बेटा जी वो आपकी कंपनी में मन से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आता है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी लेटर और सूनर, मतलब पहले नहीं, हमेशा उनके ऑब्जेक्टिव पर नहीं ध्यान देना है, लेटर और सूनर आपको उनके ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने ये टॉपिक कवर किए। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। ठीक है, तो आपकी बुक में भी आपको मिल गया होगा ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो साइंस क्या है बेटा, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब साइंस से हम जानते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट, क्या हम इसको साइंस की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं या नहीं, मतलब क्या ये साइंस की तरह ही कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस के फीचर्स क्या हैं। तो देखो पहला फीचर है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब साइंस एज ए सब्जेक्ट, उसकी हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, यानी उसकी डिटेल्ड कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसकी थ्योरी, उसकी रिसर्च सब हमारे पास अवेलेबल है। मतलब इन ऑर्डर टू बिकम एक्सपर्ट इन साइंस, तो हमारे पास उसकी बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेकर, प्राइमरी स्टेज से लेकर और आगे तक की सारी नॉलेज अवेलेबल है। तो यानी जो भी इन्फॉर्मेशन साइंस की हमारे पास है सिस्टमेटिक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। फिर सेकंड पॉइंट है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो साइंस जो है ना वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस में ना लाइक किसी को सोते सपना आया और उसने कहा चलो यार ठीक है, अब ये मुझे सपने में ना एक लॉ आया है, इसको अब एक लॉ बना देते हैं, इसको एक प्रिंसिपल बना देते हैं। ऐसा नहीं है, सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस पर टेस्ट होते हैं, हर सर्कमस्टांसेस में फुलफिल किए जाते हैं और ऑब्जर्वेशन और टेस्ट के बिहाफ पर उसके बाद ही उसको एक लॉ बनाया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, साइंस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर है। देखो यहाँ पर कुछ लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन ईट्स लॉट ऑफ फास्ट फूड विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी ही विल पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट। ये मतलब लाइक कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। साइंस सिंपल सा बता रही है कि कॉज क्या है, आपने बहुत सारा खाना खा लिया है, अब डेफिनेटली खाना खाने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका वेट जो है वो गेन हो जाएगा। एक कॉज है, उसका एक इफेक्ट है। तो साइंस इज ऑल बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके बाद आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस ना यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब साइंस के जो लॉज हैं, साइंस के जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं वो यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं, है ना। आप कहीं पर भी उनको अप्लाई कर सकते हो, उन सिचुएशंस को अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप ग्रेविटी का एग्जांपल समझ लो तो ग्रेविटी कैन बी अप्लाई एवरीवेयर अगर वहाँ सेम सिचुएशंस हैं तो, है ना। अब हम ये समझते हैं क्या ये सारे फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट हैं या नहीं। तो पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑलराइट, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में भी है। जैसे साइंस की पूरी थियोरीज अवेलेबल है, रिसर्च अवेलेबल है, उसका क ख ग ग अवेलेबल है, ऐसे मैनेजमेंट का भी क ख ग ग अवेलेबल है। मतलब मैनेजमेंट की भी पूरी सिस्टमेटिक स्टडीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है,
हमने सेकंड पॉइंट देखो ये समझा था, अगर हम पीछे करके देखें, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे साइंस जो है ना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, सिमिलरली मैनेजमेंट भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। मतलब मैनेजमेंट में भी ऐसा नहीं है कि किसी एक थियोरिस्ट को, किसी एक मैनेजमेंट के बंदे को नींद आई और वो सो कर उठाया तो उसने कहा यार ये प्रिंसिपल अप्लाई करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। डीप रिसर्च और ना एक रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के बाद मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, साइंस जो है ना वो बिहेवियर साइंस जो है ना वो ऑब्जेक्ट पर की जाती है। मतलब लाइक दो केमिकल्स को टेस्ट किया, दो केमिकल्स को मिक्स किया सेम सिचुएशन पे, तो उन्होंने सेम रिजल्ट दे दिया। लेकिन मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमंस पे अप्लाई की जाती है। और ह्यूमंस जो है वो आपको मालूम है वॉलेटाइल होते हैं, ह्यूमंस का बिहेवियर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सेकंड जो पॉइंट है ये वाला जो है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये फुल्ली मतलब यहाँ पर लाई नहीं करता। मतलब जो मैनेजमेंट है वो फुल्ली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल पर बेस्ड तो है, लेकिन उसके रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स हमेशा सेम नहीं रहते। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी, आपकी बुक में भी ये पॉइंट यहाँ पर गिवन होगा। देखो एक बात ध्यान से सुनना, साइंस के प्रिंसिपल को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हमेशा सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी यूनिवर्स पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट रिजल्ट कभी सेम नहीं आएंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल के अपने अलग बिहेवियर होते हैं। और जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिविजुअल्स यानी ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये भी पॉइंट यहाँ पर लाई नहीं करता। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट कंप्लीट साइंस, है ना, इनएग्जैक्ट साइंस है, पार्शियल साइंस है। अब समझते हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं? जैसे आर्ट का मतलब क्या हुआ, पेंटिंग, डांसिंग और ये अपना गार्डनिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आर्ट्स में कंसिडर की जाती हैं। तो हम समझते हैं कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को एज एन आर्ट कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज थियोरेटिकल नॉलेज। देखो आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना उनकी सबकी थ्योरी हमारे पास अवेलेबल है, वेदर इट इज़ पेंटिंग, वेदर इट इज़ डांसिंग, और जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनकी पूरी थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, ठीक। मतलब पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, इसकी थ्योरी भी अवेलेबल है। ऐसे ही मैनेजमेंट की भी हमारे पास पूरी थ्योरीज अवेलेबल है। पूरा मैनेजमेंट जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल बेस्ड है, बच्चा क्लास में आया कि चलो मैनेजमेंट खेलते हैं, ऐसा नहीं है। हम पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं उसको, पढ़ते होंगे आप लोग भी ना, मुश्किल से जैसे तैसे कभी कभी। अब हम पढ़ते हैं पर्सनल स्किल्स। देखो आर्ट जो है ना वो पर्सनल स्किल्स पर बेस्ड है। मतलब आर्ट के जो सब्जेक्ट है ना वो स्किल्स पर बेस्ड हैं। आप जितने ज़्यादा स्किल्ड हो, जितने आप अपनी पर्सनल एबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उतने जल्दी एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसे आप म्यूज़िक सीखते हो तो आप उसको पर्सनली जैसे जैसे अप्लाई करोगे वैसे वैसे आप म्यूज़िक में मास्टर बन जाओगे। सिमिलरली विद पेंटिंग और ड्राइंग, डांसिंग, है ना, पेंटिंग, डांसिंग और म्यूज़िक। इसके बाद से मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है। मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल्स अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैनेजमेंट को भी ना लाइक आप पर्सनली अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट में आपके अंदर जो पर्सनल एबिलिटीज़ हैं आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और आप जितना ज़्यादा स्किल्ड होगे, जितना ज़्यादा उसकी नॉलेज और प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप उसमें आगे बढ़ जाओगे। जितना ज़्यादा इनोवेशन का, जितना ज़्यादा इमेजिनेशन का इस्तेमाल करोगे, उतना ज़्यादा आप उसमें आगे बढ़ जाओगे। यानी सेकेंड पॉइंट भी मैनेजमेंट का और आर्ट का सेम है। क्रिएटिविटी, आर्ट इज़ रिक्वायर्ड क्रिएटिविटी। मतलब आर्ट में आपको क्रिएटिविटी की रिक्वायर्ड होगी। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव हैं, जितना ज़्यादा आप डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखते हैं, उतने ज़्यादा आप उसमें मास्टरी कर सकते हैं। सिमिलरली विद मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे उतना आप ज़्यादा मैनेजमेंट में एफिशिएंट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। देखो आर्ट जो है ना वो प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे। जैसे आप आर्ट में डांस फॉर्म को देख लीजिए, आप म्यूज़िक देख लीजिए, आप पेंटिंग देख लीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है। मैनेजमेंट में भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि आपने पढ़ लिया और आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जितना ज़्यादा आप उसको अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा उसमें परफेक्शन मिलेगी। तो in this way we can say management is a complete art, but management is not complete science. Alright? Next point is management as a profession. मतलब यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या एक प्रोफेशनल की तरह, जैसे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, लॉयर, कैन बी कंसीडर्ड मैनेजर एज ए प्रोफेशनल और नॉट। तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन है क्या जी? प्रोफेशन मीन्स एनीथिंग विच रिक्वायर्ड स्पेशल डिग्री, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, मतलब उसको करने के लिए आपके पास एक स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल डिग्री, एक स्पेशल कोई आपके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, तब आप उसमें प्रोफेशन में आ सकते हैं। हम समझेंगे क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है या नहीं। पॉइंट नंबर 1, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो डेफिनेटली मैनेजर्स के पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और प्रोफेशनल्स के पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। डॉक्टर के पास अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, सीए के पास अपनी। सिमिलरली मैनेजमेंट में के पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। ये नॉलेज मतलब स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज होती है। तो पहला पॉइंट तो देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन है। फिर है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन ऑर्डर टू बिकम अ डॉक्टर आपको एक सर्टेन नॉलेज और एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सीए के लिए भी पड़ेगी, इंजीनियर के भी पड़ेगी, पर मैनेजमेंट के लिए अभी कोई सर्टेन एजुकेशन और ट्रेनिंग की कोई खास ज़रूरत नहीं है, 100% ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप सर्टेन एजुकेशन और ट्रेनिंग लोगे तभी आप मैनेजर बन सकते हो, ऐसा कोई अभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरी बात पूरा समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि मतलब मैनेजर बनने के लिए आपको 3 महीने की ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर वहाँ से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ये अभी कोई भी चीज़ मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है सर्विस मोटिव। देखो मैनेजमेंट का देखिए हर प्रोफेशन का ना एक मोटिव होता है सर्विसेज देना, अपने क्लाइंट्स को सर्विस देता है, उसके अगेंस्ट में उसको फीस मिलती है। लेकिन ना मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट सर्विस देता है पर फीस नहीं लेता है जी, मैनेजमेंट लेता है प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट से मतलब है, फीस से मतलब नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी कॉमन नहीं है। इसके बाद है स्टैच्यूटरी बॉडी। देखो जितने भी प्रोफेशन है उसके लिए कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाली कोई बॉडी है जो उसके लिए सर्टेन गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ करती है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए अभी कोई एज सच प्रोफेशनल बॉडी बनी नहीं है। ऑल्दो एक बॉडी बन गई है जिसको हम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कहते हैं, बट अभी भी ना उसके पास कोई कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, उसके पास सारी पावर्स नहीं है, अभी वो पावरलेस है। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि वो 100% पावर में हो, मतलब वो सर्टेन गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए मैनेजमेंट के लिए, अभी एज सच उसके पास उतनी फ्रीडम नहीं है, ऑटोनॉमस नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट प्रोफेशन भी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है लेटर और सूनर मैनेजमेंट जो हो कंप्लीट प्रोफेशन बन सके। चलिए अब तो टाइम हो गया है एमसीक्यूज करने का। पहला एमसीक्यू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसके लिए उसने एस्टेब्लिश किया है अपने आप को। अर्निंग एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, इंक्रीज इन प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग रन, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। देखो लास्ट वन इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड आर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. Management is considered to be an art because the principle of management has universal validity. The principle of management has universal application. Different principles of management are brought into different principles of management are brought into effect differently by different managers. It is not important for the practicing manager to be a member of professional association. हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी आर्ट। आर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है देखो थर्ड पॉइंट में, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंटली बाय डिफरेंट मैनेजर्स। ठीक है, तो ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन की वजह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट साइंस। इनमें से कौन से पॉइंट की वजह से आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक universal validity, the principle of management lack universal applicability, the principle of management have to be modified according to the given situation, management involves dealing with human behavior and outcome cannot be predicted. ठीक है, इसका आंसर्स मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे दीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन कायदे से पढ़ लेंगे, थोड़ा बुक भी पढ़ लेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 का आंसर आप मुझे दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, स्पेशलिटी हैपेंस टू बी पर्सनल स्किल इन। पर्सनल स्किल्स कहाँ लगती है भैया? प्रोफेशन में, आर्ट में या साइंस में? सबको मालूम है पर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन आर्ट। बी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन डिपिक्टेड इन द इमेज। इनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है प्रोफेशन के? देखो यहाँ टोपी लगी है, डिग्री लगी है, यानी बिना टोपी और डिग्री के आप वहाँ एंट्री नहीं ले सकते, बिना टोपी और डिग्री के आप उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। तो द राइट आंसर इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में एंटर करने के लिए आपको एक सर्टेन डिग्री और एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिना उसके आप एंट्री नहीं ले सकते। ओके, यहाँ पर है एक केस स्टडी। यहाँ पर आपको देखो केस स्टडी में मैंने छोटा छोटा नीचे आंसर भी लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए। हेयर वी हैव टू फाइंड आउट
valuable suggestions given by Mr. Sanjeev. Management of a company is good if it is able to calm down the resistance of the employee. Whenever the employees find something new, they find to tend it to resist. It is in the favor of the company and the employees must be guided to accept. देखो आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लो. हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जिसमें कि हम ये कोशिश करेंगे कि अगर जस्ट इन केस एम्प्लॉयज़ को कुछ नई चीज़ ऑफ़र की जाती है, एम्प्लॉयज़ को कुछ नया करवाया जाता है एम्प्लॉयज़ से, तो वो डेफिनेटली रेसिस्ट करते हैं. एम्प्लॉयज़ ना कभी भी नए चेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, उनको कुछ नया जल्दी से पसंद आता नहीं है. तो यहाँ जो आंसर है दैट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेकिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो एम्प्लॉयज़ को ना आप टाइम टू टाइम उनको इस तरीके से गाइड करोगे कि देखो इंपॉर्टेंट है चेंज होना. अगर चेंज नहीं हुई तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बंद भी हो सकती है. अनलेस एंड अनटिल द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ अचीव्ड, मैनेजमेंट इज़ यूजलेस. अ गुड मैनेजमेंट हेल्प्स इट्स एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग देम रिकॉग्निशन, इंक्रीमेंट इन सैलरीज और ये सब चीज़ें. तो देखो आपको मालूम है कि बिना एम्प्लॉयज़ के आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो गुड अच्छा एक मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज़ कराता है, रिस्पेक्ट दिलाता है, उसको इंक्रीमेंट करता है, उसकी सैलरीज में प्रमोशन देता है. तो आपको मालूम है इसका आंसर है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा. ये लास्ट पॉइंट था इम्पोर्टेंस का. मैनेजमेंट शुड अर्न प्रॉफिट बट इट शुड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड प्रोडक्ट. देखो प्रॉफिट भी कमाओ लेकिन अच्छा गुड्स भी प्रोड्यूस करो. इट शुड ऑल्सो इन्वॉल्व इट सेल्फ इन प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी ऑफ सोसाइटी विदाउट. देखो सोसाइटी आ गई, ये सब पॉइंट आप पढ़ोगे देखो आपको समझ में आ ही जाएगा इसका सही आंसर. इसका जो सही आंसर है दैट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. Management should apply all the functions of the management like planning, organizing, staffing, directing, controlling. The essence of management, which is coordination, should be present in every function of management. ठीक है. तो the right answer of this question is management helps in achieving efficiency. एक मैनेजमेंट क्या करता है, टाइम पर इन फंक्शंस को अप्लाई करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को इन्हांस किया जा सके. मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड कॉमन डायरेक्शन टू इट्स एम्प्लॉयज़. दे विल ऑलवेज डाइवर्स इंटरेस्ट. अभी मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना डिफरेंट इंटरेस्ट होता है. तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि हमें क्या करना पड़ रहा है. दे हैव ऑलवेज डाइवर्स इंटरेस्ट, मतलब एम्प्लॉयज़ के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं एंड देयर एफर्ट्स विल गो ऑफ द ट्रैक बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गाइड देम इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन. कभी कभी ना उनके इंटरेस्ट जो ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट थोड़े कई बार एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. तो क्या है यहाँ पर, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल. मैनेजमेंट ग्रुप के गोल को अचीव करने में भी हेल्प करती है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे और साथ में कुछ टॉपिक भी कवर करें. ऑलराइट, आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा है क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गिव मी अ थम्स अप. कमेंट करके पूछो अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो. अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके. सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.